हाय गाइस, आई एम योर स्टडी पार्टनर और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1477। ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी गई थी 1757 में। कब? बैटल ऑफ प्लासी के बाद। Britain's empire's main motive was to use Indian economy as feeder economy for the development of British rule। उनका मेन मोटिव था इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना। क्यों? अपने ब्रिटिश एम्पायर की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उनकी कंट्री इतनी छोटी थी कि वो अपने इकोनॉमिकल नीड्स, इंडस्ट्रियल नीड्स को खुद फिलअप नहीं कर सकते थे, उन्हें किसी का जरूरत पड़ता था। They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country। उन्होंने इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का हनन किया था इसके लिए। इंडियन इकोनॉमी बिफोर द कॉलोनियल रूल। फर्स्ट, प्रॉस्परस इकोनॉमी। हम अमीर देशों के बीच गिने जाते थे, हमारी नेशनल इनकम कई गुना ज़्यादा थी। सेकेंड, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर। जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते थे, हम कॉलोनियल रूल के पहले वो आत्मनिर्भर थे। हम अपनी डिमांड्स को खुद की सप्लाईज के थ्रू फिलअप कर सकते थे। थर्ड, एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चरल बेस्ड था, प्लस रूरल भी था, क्योंकि उस एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर लोग कहाँ के बिलोंग करते थे? रूरल एरिया के, ग्रामीण इलाके के। फोर्थ, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी वेल नोन थी, पूरी वर्ल्ड में उसकी मांग काफ़ी थी। जैसे कि एग्जाम्पल, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क एटसेट्रा। इंडिया के जो कॉटन और सिल्क के कपड़े होते थे उसकी काफ़ी मांग थी, प्लस मेटल और प्रीसियस स्टोन की जो ज्वेलरीज वगैरह हम लोग बिल्ड करते थे उसकी भी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी मांग थी और ज़्यादा अच्छा लोग मानते थे और अच्छी क्वालिटी का लोग मानते। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल को एक और वर्ड से एक्सप्रेस किया जाता है, वो है कॉलोनाइलिज्म। It refers to a system of political and social relation between two countries of which one is the ruler and the other is its colony। ये एक दो कंट्री के बीच का सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशन है, जहाँ पे एक कंट्री क्या होती है? रूलर होती है और दूसरी उसकी कॉलोनी होती है। However, during the British rule, they were concerned more with the protection and promotion of their own economic interests than with the development of Indian economy। इनका मेन जो मोटिव था वो खुद की इकोनॉमी को प्रोटेक्शन देना और प्रमोट करना था। उन्हें इंडिया की इकोनॉमी की डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। They transformed the country into a supplier of raw materials and consumer of finished industrial products फ्रॉम ब्रिटेन। यहाँ फ्रॉम ब्रिटेन इसलिए लिखा है क्योंकि मेजर पार्ट जो इंडस्ट्रियल गुड्स इंडिया में, फिनिश इंडस्ट्रियल गुड्स जो आते थे वो कहाँ से आते थे? ब्रिटेन में। और इंडिया बस एक रॉ मटेरियल्स का क्या बन गया? सप्लायर बन चुका था। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स नेवर ट्राई टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी कोशिश ही नहीं की इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट निकालने के लिए, क्योंकि वो खुद जानते थे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके वजह से इंडिया की नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम लगातार क्या हो रही है? गिरती जा रही है। लेकिन सम इंडिविजुअल्स लाइक दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनली सिराज, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई हैड ट्राइड फॉर इट। उन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को खुद के दम पे निकालने की कोशिश की थी बिना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के, बट देयर रिजल्ट्स वर वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग। इनके जो रिजल्ट्स आए थे वही काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग थे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया था, वास्ट एरिया था। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आप वीट पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, और आप साउथ इंडिया में रहते हो तो आप राइस पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो इसके वजह से जो एस्टिमेट्स थे वो काफ़ी मतभेद थे उनमें। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर राव estimates on national income and per capita income were considered very accurate and significant। उनके डॉक्टर राव के जो एस्टिमेट्स थे उनको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सिग्निफिकेंट माना गया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 to 1950 की बात हो रही है यहाँ, एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2%। एग्रीगेट रियल आउटपुट जो था हमारा 2% से भी कम था। हमारी जो आउटपुट लगातार जो हो रही थी, हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो 2% से भी कम था। एंड ओनली 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। ये देखिए, बुक्स में 0.5% ग्रोथ लिखा था, लेकिन ये खास कोई ग्रोथ थी नहीं। अब इंडिया की जिस हिसाब से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, जो न्यू पॉपुलेशन आ रही वो तुरंत तो कमाएगी है नहीं,
कहीं ना कहीं उसको जो एल्डर पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जैसे आप अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हैं हर मामले में। तो अब उनकी जो ग्रोथ है वो 0.5% ही हो रही है पर ईयर उनकी इनकम में ग्रोथ। तो क्या ये इनकम काफ़ी है? क्योंकि लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो इनकम है वो ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये ग्रोथ बुक्स में है, लेकिन ये ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं था पॉपुलेशन के हिसाब से। एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडियन इकोनॉमी वाज रूरल एंड एग्रीकल्चरल इन कैरेक्टर। इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी तो थी, लेकिन क्या साथ में रूरल भी थी। क्यों? क्योंकि 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड यूज हुआ है, क्यों हुआ है? अगर आप एक फार्मर हैं, आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आप खेती कर रहे हैं, आपकी जो फसल हो रही है आप उसे डायरेक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन इनडायरेक्ट कौन है? अब जैसे आप उस फसल को बेचने के लिए सबसे पहले आपको उसे मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा। मार्केट में पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जो बंदा उस ट्रांसपोर्टेशन को आपको प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी क्या है, इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बिलोंग कर रहा है। बट द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा था इंडिया का, इसके बावजूद हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड में और रॉ मटेरियल्स में इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कंज्यूमर फूड्स नहीं, मतलब कंज्यूम करने लायक फूड्स को नहीं, जैसे वीट हो गया, राइस, इन सब को ज़्यादा नहीं उगा रहे थे। हम लोग का मेन जो ध्यान चला गया था कैश क्रॉप्स की तरफ, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स थी जो कि डायरेक्ट किसी इंडस्ट्रियल गुड्स के रॉ मटेरियल्स की तरह यूज हो सकती हैं, जैसे कि रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, इंडिगो, जूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक स्थिरता, यानी कि आपके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। आप जहां पहले थे आप बाद में भी वही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण था जमींदारी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स एक्यूरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। जो प्रॉफिट हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसका एक हिस्सा जाता था जमींदार को लगान के रूप में। द मेन मोटिव ऑफ जमींदार वाज ओनली लगान रिगार्डलेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। जमींदार का हमेशा एक ही मोटिव रहता था, लगान। उन्हें और किसी भी फैक्टर से कोई मतलब नहीं है कि फार्मर का क्या हाल है, क्या फार्मर की फसल अच्छी हुई, क्या रेनी सीजन अच्छा आया था, क्या पैदावार अच्छी हुई है। सेकेंड है कमर्शियलाइजेशन। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था वो क्यों होता था? मार्केट में बेचने के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं। उस समय की जो मार्केट थी वो इतनी डेवलप नहीं थी कि आप घर से बाहर निकले और तुरंत आपकी जरूरत के सामान मिल गए। आपको अपनी फसल का एक हिस्सा अपने कंजप्शन के लिए खुद के पास रखना पड़ता था, जो कि कैश क्रॉप्स के आने के बाद गड़बड़ा गया था। एक इकोसिस्टम जो था नॉर्मल जो चल रहा था वो गड़बड़ा गया था। सेकेंड है ब्रिटिश प्रोमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक बाय गिविंग हायर प्राइस फॉर इट। उन्होंने कैश क्रॉप्स का इंकरेजमेंट कैसे किया, कैसे प्रमोट किया उसको? बाय गिविंग हायर प्राइस फॉर इट। बाकी क्रॉप्स के मुकाबले इन क्रॉप्स के जो पैसे दिए जाते थे वो कई गुना ज्यादा थे। बाय विच दे गेट रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्री एट अ चीपर कॉस्ट। इसके कारण उन्हें अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिल जाता था, वो भी काफी चीप कॉस्ट पे। वो जो हाइयर प्राइस तो दे रहे हैं कैश क्रॉप्स में, लेकिन वो भी प्राइस बहुत हाई नहीं थी जिस हिसाब से प्राइस होनी चाहिए थी। थर्ड पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पुअर इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइज कॉस्ट लेस प्रोडक्शन। ये सभी जो हमने आपको बोला, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पुअर इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये सब किस में आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदार डिड नॉट ट्राई टू टेक केयर रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो टैक्स लेती थी, जिसे हम लोग लगान कह रहे हैं, चलिए ठीक है आप टैक्स लिए, हमारी आज भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, चाहे आप किसी भी देश से बिलोंग करें आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है वो टैक्स कहीं ना कहीं आप ही के लिए यूज होती है, आप ही के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, आप ही के लिए सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड्स करती है। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लगान वसूलती थी
वो उस लगान को कहाँ यूज करती थी, खुद के लिए यूज करती थी, खुद के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। वो कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कोशिश नहीं की। आगे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, लेकिन उसमें किसका कारण था, खुद का मोटिव ज्यादा था। उन्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं था, उनको खुद की जरूरत पड़ी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसलिए उन्होंने उसको डेवलप किया था। फोर्थ, सोने पे सुहागा वाली बात, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। एक बहुत ही फर्टाइल लैंड किसके पास चला गया था, पाकिस्तान। आज का जो पंजाब है, जो पंजाब और हरियाणा मिल के है, इसका भी एक आधा से थोड़ा सा ज्यादा ही हिस्सा रहा होगा। जो पंजाब था पहले, वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। वो काफी इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड था, जिसपे की पैदावार सबसे अच्छी होती थी। चलिए ठीक है, वो तो चला गया पाकिस्तान में। एक उस समय जो पाकिस्तान था वो भी दो हिस्से में था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ये जो हम पंजाब वाला एग्जांपल दे, ये तो वेस्ट पाकिस्तान में आता था। और एक और पाकिस्तान था, ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश। जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको हम बांग्लादेश अब कहते हैं, वो सुंदरबन डेल्टा का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। और जो सुंदरबन डेल्टा था, वो वाला जो एरिया, वो जूट का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। वो वहां का जो लैंड था वो जूट के लिए बहुत ही सही था। लेकिन अब वो भी क्या हो गया, बांग्लादेश चला गया। तो काफी बड़ी इंडस्ट्री जो जूट इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो खत्म हो गई कहीं ना कहीं। सो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही अपना चैप्टर को पॉज करेंगे। सेकंड वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे।